Very good morning, all of you. Welcome to the class. We are doing DG for your history, chapter number 4, Tribals, Discuss and the Vision of a Golden Age. ठीक है, जिसमें हम अभी तक हमने लाइफ ऑफ ट्राइबल्स को स्टडी किया है. ठीक है, ट्राइबल लोगों की लाइफ किस तरीके की होती थी और कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स होते थे. ठीक है, हंटर गैदरर्स होते थे. ठीक है, झूम कल्टिवेटर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, सेटलर्स होते थे. इन सबको हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, आज फर्दर हम डीजी को भी कंटेंट करेंगे और स्टडी करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स. ठीक है, अभी हमने ये देख लिया है कि ट्राइबल्स कौन होते थे, कैसी उनकी लाइफ होती थी. ठीक है, अलग अलग जो उनकी प्रजातियां थी ट्राइबल्स की, जो अलग अलग काम कर रही थी, उनको हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल क्या होता है. जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनका असर क्या हुआ ट्राइबल लोगों की लाइफ में, उसको हम स्टडी करेंगे. क्लियर. कॉलोनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो जब भी कोई एक देश या कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे जो है कब्जा कर लेता है और उसको एक देश को अपनी कॉलोनी बना लेता है. ठीक है, अपना साम्राज्य बना देता है, तो उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो अंग्रेजों ने यही किया था. इंडिया को क्या बनाया था, अपनी कॉलोनी बना लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था. ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल का मतलब यही है कि जो ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टेब्लिश करा था इंडिया में आके, उसका क्या असर हुआ था ट्राइबल लोगों की लाइफ पे. ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये लोग तो जंगल में रहते थे, तो किस तरीके से इनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई थी ब्रिटिशर्स के आने से, वो हम देखेंगे. Meet Nand Kishore. He is the tribal chief of a village in the forest. Nand Kishore enjoys a certain amount of economic power in his village and has the right to administer and control his territories. He also has a local police force in his village. Nand Kishore decides the local rules of the land and forest management of his territory. Now meet Savitri. She is a shifty cultivator who नंद किशोर कौन था. देखो नंद किशोर कहते, देखो जैसे आजकल गांव में सरपंच होते हैं ना, तो उसी तरीके से ट्राइबल लोगों के यहाँ पे इस तरीके का एक जो है लोगों के ऊपर रूल करने वाला या कह लो उसको, उनको कंट्रोल करने वाला एक सरपंच था. ठीक है, जो क्या करता था, जिसके पास इकोनॉमिक पावर होती थी, यानी कि वो मनी से रिलेटेड पावर को होल्ड करता था. लोकल पुलिस होती थी, अगर कोई भी मैस होता था उसके एरिया में, फॉरेस्ट में, जंगल में, जिस एरिया में वो लोग रहते थे, तो उनको मैनेज करने के लिए लोकल पुलिस भी थी इनके पास. और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे अपने ट्राइबल से रिलेटेड, वो सारे कौन लेता था, नंद किशोर लेता था. ठीक है, एक तरीके से सरपंच हम समझ सकते हैं इसको, कि अपने एरिया का ट्राइबल ग्रुप का ये सरपंच था. ठीक है, सावित्री कौन थी, अब हम ये देखते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेटर. शिफ्टिंग कल्टीवेटर का मतलब तो समझ में आता है ना आपको. झूम कल्टीवेटर जो है, lives and works in the forests of Gujarat. Savitri and other shifting cultivators move from place to place, cutting trees in the forests and clearing land to create patches for cultivation. The British officials regarded these tribals living in the forests as wild and savage. The British felt that they needed to be settled and civilized. What kind of impact did colonial rule have on tribal groups? How did their lives change under British rule? Discuss among yourselves and share. देखो क्या था, जो सावित्री है और जो बाकी झूम कल्टीवेटर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह रहे हैं, एक कर रहे हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, ट्रीज को काटते हैं, बर्न करते हैं, और एक पैच मतलब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उसको साफ करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इन लोगों को, ट्राइबल लोगों को क्या समझते थे, इनको बहुत ही जंगली और गवार समझते थे. और ब्रिटिशर्स को लगता था कि इन लोगों को ना सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये लोग जंगली गवार लोग हैं और इनको जो है रहना नहीं आता. ठीक है, तो वो इनको जो है इस तरीके से देखते थे ब्रिटिशर्स.
अब हम देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो वो जो ब्रिटिशर्स थे, अगर इनको गवार समझते थे, जंगली समझते थे, तो जाहिर सी बात है वो उनको किसी चीज़ में कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने तो क्या करा था, उनको अगर जंगल से लकड़ियाँ चाहिए तो वो वहाँ का राइट ले लेते थे। ठीक है, नवाबों से उन्होंने राइट्स खरीद लिए थे ना कि हम बिजनेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें यहाँ पे बिजनेस करने का राइट दें। बिजनेस करने का राइट मिला तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ले लिया। रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट ले लिया। तो वो क्या करने लगे, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुसने लगे थे। तो जब उनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो उनको लकड़ी की ज़रूरत थी, या फिर उनको जो है जो क्रॉप्स होती हैं उनकी ज़रूरत थी, जिनको वो यहाँ पे उगाते थे सस्ते दामों में और यूरोपियन मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचते थे। ठीक है, तो सेम उनको क्या था, जंगलों की टिम्बर वुड चाहिए थी। ठीक है, तो क्या करते थे वो, ये जो आदिवासी लोग होते हैं इनका क्या मानना होता है कि जंगल पे इनका राज है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, हमें तो जंगल की लकड़ी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये लोग तो जंगली गवार हैं, इन लोगों से इनके राइट ये सब छीन लेने चाहिए और ये सारे राइट हमें मिलने चाहिए। ठीक है, Under British rule, tribal chiefs like Nandkishore ट्राइबल चीफ नंदकिशोर था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स के आने से जो ट्राइबल चीफ थे उनकी लाइफ कैसे इफेक्ट हुई, उनकी पावर कैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कम करी। क्योंकि देखो जो चीफ होता है सबसे ज्यादा पावर उसी के पास में होती है, अपने पूरे ट्राइबल ग्रुप की पावर उसके पास थी। तो सबसे पहला टारगेट कौन बना ब्रिटिशर्स का, ये ट्राइबल चीफ्स ही बने, इनकी पावर उन्होंने कम करनी शुरू करी। lost the authority they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions. Although they were allowed to keep their titles over a cluster of villages and rent out lands, they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials. They also had to pay. क्या हुआ देखो इनके साथ, इनकी पावर कैसे कम हुई, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो कम हुई। एडमिनिस्ट्रेशन पावर मतलब कि अपने एरिया को चलाने की जो पावर थी, उसके जो डिसीजन थे वो ब्रिटिशर्स लेने लगे। इनके हाथ में टाइटल तो था, जैसे कहते हैं ना कि नाम का हेड तो ये थे। ठीक है, वहाँ पे रेंट भी इकट्ठा कर रहे थे, और एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस का मतलब है गाँव के एक मतलब कि ग्रुप का हेड तो थे ये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इनकी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स कम कर रहे थे। रूल जो है कि क्या आप यहाँ पे करेंगे, क्या नहीं कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन सब लोग ब्रिटिशर्स बनाने लगे थे। तो इनको प्रॉब्लम ये थी कि जो इनका ट्रेडिशन था, अब आदिवासियों को तो अपना ट्रेडिशन होता है, अपनी प्रैक्टिसेस होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। इनका कंट्रोल खत्म कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन कौन फ्रेम कर रहा था, ब्रिटिशर्स फ्रेम कर रहे थे। ठीक है, The tribute to the British. What about the shifting cultivators? What kind of changes do you think the British imposed upon them? हमने चीफ के बारे में देखा कि क्या होता था, उनको टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था। पहले सारा टैक्स कौन दे रहा था, चीफ ले रहे थे, उनके पास रहता था वो। अब क्या था, रूल्स रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स बना रहे थे, उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे कौन, ये जो चीफ थे वो ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट देते थे, यानी कि उसमें से हिस्सा देते थे। अब हम देखेंगे जूट कल्टिवेटर्स की लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट हुई। The British disliked nomadic groups who did not have fixed homes. They wanted tribal groups to become settled cultivators. The British were of the opinion that settled cultivators were easier to control and administer, as compared to shifting cultivators who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. So they introduced land settlements, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. क्या किया इन्होंने, देखो नोमैडिक्स कौन होते हैं, जो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश नोमैडिक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जो घूमते रहते थे।
ठीक है, ये लोग चाहते थे कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं इनका सिस्टम खत्म होना चाहिए और इनको एक जगह सेटल होना चाहिए। ऐसा क्यों चाहते थे ब्रिटिशर्स? क्योंकि एक जगह रहने वाले लोगों को एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है बजाय कि घूमते रहने वाले लोगों को। ठीक है, क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स को हमेशा उन पर नज़र रखनी पड़ेगी कि अब वो लोग कहाँ गए, अब किस एरिया में सेटल हुए। तो ये लोग ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं जो घूमते रहते हैं हमेशा, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, चाहे वो आपके ये लगा लो हंटर गैदरर्स हैं, हर्डर्स हैं, ये चाहते थे कि एक जगह रह के सेटल हो ताकि हम इनको इजीली कंट्रोल कर पाए। दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिशर्स को रेगुलर रेवेन्यू चाहिए थे, रेगुलर उनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। अब अगर ये घूमते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो उनको उससे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को इनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो एक जगह से ये लोग चले गए तो उस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा होगा ब्रिटिशर्स, उसके लिए तो वो सोर्स चला गया। ठीक है, जिनसे वो अभी तक रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा, लैंड सेटलमेंट की सिस्टम शुरू करी। लैंड सेटलमेंट का मतलब ये छोटे छोटे लैंड के एरिया इन लोगों में बांटने लगे और बोला कि एक इंडिविजुअल का राइट एक लैंड पे कितना है। ठीक है, कि हर आदमी को कितनी लैंड मिली है, आप यहाँ पे रहो और यहाँ पे जो भी आपको करना है इस सेटलमेंट में रह के करोगे और हमें रेवेन्यू यानी कि टैक्स की फॉर्म में हमें रेवेन्यू पे करोगे। ठीक है, तो ये लोग ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, आप जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे घूमते रहने की जगह जगह, उसको बंद करो और एक जगह सेटल हो जाओ। ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको कंट्रोल कर ले इजीली वो लोग। ठीक है, एक जगह रहेंगे तो इजी होगा ना कंट्रोल करना, तो यही पर्पस था और इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट की स्कीम शुरू करी। लैंड सेटलमेंट मतलब हर एक इंडिविजुअल को छोटी छोटी जमीनें दी और बोला कि आप यहाँ रहो और आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है इसी लैंड पे रह के करोगे। ठीक है, The wealthier peasants were declared landowners, while the poor peasants were declared tenants. टेनेंट्स कौन होते हैं? देखो, जो वेल्थियर पीजेंट थे, अमीर किसान थे, उनको लैंड ओनर्स बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया। लैंड ओनर्स मतलब जमींदार, जमीन का मालिक बना दिया गया। और जो गरीब किसान थे उनको टेनेंट्स बना दिया गया यानी कि किराएदार बना दिया गया। ठीक है, अब लैंड ओनर्स जो जमींदार होता है उसके पास तो अपनी जमीन हो गई, लेकिन जो टेनेंट बना वो क्या करेगा, जो किराए की जमीन पे रहेगा वो लैंड ओनर की जमीन पे काम करेगा। ठीक है, जमींदार की तो अपनी जमीन हो गई, उसको तो लैंड ओनरशिप मिल गई वहाँ की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अमीर किसानों को तो उनके लैंड का मालिक बना दिया, लेकिन जो गरीब किसान थे उनको टेनेंट्स बना के छोड़ दिया यानी कि उनको किराएदार बना दिया। ठीक है, तो जो किराएदार होगा उसके पास अपना तो मालिकाना हक तो नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, दूसरे की जमीन पे काम करेगा मजदूर की तरह। ठीक है, Do you think that the British effort to settle shifting cultivators was successful? अब आपको क्या लगता है जो ब्रिटिशर्स ने ये ट्राई किया कि जो हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं इनको एक जगह सेटल करते हैं, क्या वो सक्सेसफुल हो पाए इनको एक जगह सेटल करने में? क्या उनके लिए इजी था? वो देखते हैं। No, this was not the case. ऐसा The shifting cultivators found that settled plough cultivation was not easy in areas where water was scarce and the soil dry. In fact, shifting cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. So the shifting cultivators in northeast India insisted on continuing with shifting cultivation. Facing widespread protests, the British had no choice but to allow them to do so in some parts of the forest. क्या हुआ देखो, बहुत ज़्यादा ये लोग ब्रिटिशर्स जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने लैंड सेटलमेंट दे दी लोगों को तो बहुत सारे किसानों को ये लगा कि ऐसी जगह पे जो कि बंजर है या सूखी है और पानी की स्केर्सिटी है, वहाँ पे स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी है जहाँ पे, अब खेती के लिए तो पानी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन चाहिए, लेकिन जिस जगह पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो इन लोगों को खेती करने में प्रॉब्लम होती थी। दूसरा, प्लो कल्टीवेशन में इनको प्रॉब्लम थी, जो हल से खेती की जाती है। ठीक है, इनको लगता था कि एक तो पानी की कमी है, यहाँ पे मिट्टी सूखी हुई है, ऊपर से इनको प्लो कल्टीवेशन आता भी नहीं था। ये लोग तो क्या करते थे, स्क्रैप करते थे ना ज़मीन को और उसके बाद स्प्रेड कर रहे थे बीजों को और फिर अपना जो भी इनको उगाना होता था वो उगाते थे और ऐसी जगह पे खेती करते थे ये घूम घूम के जहाँ पे पानी की सप्लाई होती थी
अच्छी नदियाँ या कुछ ऐसा सोर्स होता था पानी का, लेकिन जब इनको एक जगह सेटल किया गया तो हर एक के पास तो ऐसी ज़मीन नहीं आई होगी ना जो नदी के आसपास हो। कुछ लोगों को ऐसी भी ज़मीन मिली होगी जहाँ पे पानी के सोर्स ना हो। तो उन लोगों ने क्या करा, नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली इन लोगों ने रेसिस्ट किया, विद्रोह किया कि हम लोग तो ऐसे सेटल नहीं होंगे, और इन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को। ठीक है, जो पूरे इनके जो ग्रुप था वहाँ पे इन लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू करे ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हम जो है आपकी पॉलिसीज को नहीं मानेंगे, और हमारी जो प्रैक्टिसेस है जूम कल्टिवेटर्स की, शिफ्टिंग कल्टिवेटर की, हम उसको ही कंटिन्यू रखेंगे। तो जब इतना ज़्यादा विरोध होने लगा तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या बोला, उनको लगा कि नहीं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उन्होंने कुछ एरिया में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को अलाउ कर दिया। ठीक है कि ठीक है, आपकी जो भी प्रैक्टिस है आप उसको कर सकते हो, हर एक जगह पे नहीं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, ज़्यादा विद्रोह हुआ, वहाँ पे इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने फिर अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। The British disliked nomadic groups who did not have fixed homes. They wanted tribal groups to become settled cultivators. The British were of the opinion that settled cultivators were easier to control and administer, as compared to shifting cultivators who were always on the move, always on trade. The wealthier peasants were declared lamb of the case. The shifting cultivators found that settled plough cultivation was not easy in areas where water was scarce and the soil dry. In fact, shifting cultivators who took to plough cultivation often suffered, since their fields did not produce good yields. So the shifting cultivators in northeast India insisted on continuing with shifting cultivation. Facing widespread protests, the British had no choice but to allow them to do so in some parts of the forest. The British declared that forests were state property. Timber-producing forests were classified as reserved forests, and people were not allowed to practice shifting cultivation, collect fruits, or hunt animals. How were shifting cultivators to survive in such a situation? देखो, जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या लगता था कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट प्रॉपर्टी यानी कि सरकार की संपत्ति है, तो उनको जो है एनिमल हंटिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फ्रूट कलेक्शन, ये सब इन्होंने अलाउ करना बंद कर दिया, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि अब ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। तो इन सारी कंडीशंस में जो ट्राइबल ग्रुप थे जो कि हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे थे, तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकते थे? तीनों ही चीज़ें उनकी बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। ये बोला कि नहीं, ये फॉरेस्ट तो स्टेट प्रॉपर्टी है, तो यानी कि सरकार की संपत्ति है, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो फिर कैसे ये लोग सर्वाइव कर पाए, उसको हम देखते हैं। Many were forced to move to other areas in search of work. Some tribals worked in the tea plantations of Assam and the coal mines of Jharkhand. They were recruited by contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. And those who remained behind in the forests were also subjected to various hardships. Once the British stopped the tribals from living inside forests, the Forest Department found it difficult to get labour for cutting trees and transporting logs for railway sleepers. To solve this problem, colonial officials decided that shifting cultivators could cultivate small patches of land in the forests on the condition that they provided labour to the Forest Department. So in many regions, the Forest Department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labour. Many tribal groups reacted against the colonial forest laws.
They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Songgram Sangma in 1906 in Assam, and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. In the 18th century, Indian silk was in high demand in European markets. As exports from India increased, the officials of the East India Company tried to encourage silk production to meet the growing demand. In Hazaribagh, the Santals reared cocoons. Silk traders sent in agents to buy cocoons from the tribals. The agents paid the tribals 3 rupees to 4 rupees for 1,000 cocoons. These cocoons were then exported to Burdwan or Gaya, where they were sold at 5 times the price. The agents and the silk traders made huge profits, while the silk growers earned very little. How do you think the tribals felt about the treatment meted out to them by the silk traders and agents? Here's an opportunity to recap the main points covered in this session.